हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। हमारी इवोल्यूशन के लेक्चर सीरीज़ में आज का नेक्स्ट लेक्चर है। हमने इसके लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हार्डी-वेनबर्ग का प्रिंसिपल और वो कैसे वर्क करता है वो देखा था, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में ही हमने जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना था कि एक पॉपुलेशन में कोई एक अलील जो है कितनी बार अकर कर रहा है या फिर कितनी मतलब फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, ठीक है, कितना कॉमन है एक पॉपुलेशन में। अब क्योंकि हमें पता चला था कि जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसका कोई रीज़न होता होगा, ठीक है, कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई चेंज आता है। तो अब हमें क्या देखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एक पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ठीक है। तो फैक्टर्स दैट चेंज जीन फ्रीक्वेंसी, ये हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर.ए. फिशर, सिवाल राइट और जे.बी.एस. हाल्डाने, इन्होंने क्या बोला कि जो है डायनामिज्म को पढ़ा पॉपुलेशन में, डायनेमिक्स को, पॉपुलेशन डायनेमिक्स को। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं जिसमें मूवमेंट है, ठीक है। जो डायनेमिक है मतलब समय के साथ बदल रही है, और अगर यहाँ पे स्टैटिक होता तो मतलब जो हमेशा एक जैसा रहेगा, कांस्टेंट चीज़। तो उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने पॉपुलेशन में डायनामिज्म को पढ़ा और उनको ये पता चला कि जो इवोल्यूशनरी फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इवोल्यूशनरी फोर्सेस वो क्या करती हैं, किसी पॉपुलेशन के जीन पूल को चेंज करती हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को चेंज करती हैं। कितनी फ्रीक्वेंटली, मान लीजिए पहले जीन ए बहुत फ्रीक्वेंट थी तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए किसी तरह का इवोल्यूशनरी फोर्स अकर कर गया, कोई म्यूटेशन हो गया, तो अब क्या हो गया कि जीन ए की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, अब जीन बी वहाँ पे ज़्यादा प्रिविलेंट हो गया। तो इसी तरीके से उन्हें पता चला कि जो इवोल्यूशन की फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से जो है जीन पूल चेंज होता है या फिर उनकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। अब वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली फोर्स है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। जो नेचुरल पॉपुलेशन होती है वो पॉलीमॉर्फिक होती है, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट में अकर करती है, ठीक है। जैसे आप मान सकते हैं कोई फूल पीला है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई गुलाबी है, तो ये एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजी दिखा रही हैं, तो उसी को पॉलीमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नेचुरल पॉपुलेशन जो होती है पॉलीमॉर्फिक होती है, मतलब कि हर एक जीन जो है वो एक से दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में। अब देखिए हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हम लोग कैपिटल टी पढ़ते हैं और स्मॉल टी पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बाइनरी हो गया, मतलब कि या तो लंबा होगा या तो ड्वार्फ होगा। लेकिन अब एक बात सोचिए कि इसके बीच में भी तो बहुत सारे स्टेट आ सकते हैं। जैसे हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ऐसा तो है नहीं कि या तो आपकी हाइट 6.2 होगी या तो आपकी हाइट 4.1 होगी। इसके बीच में भी एक रेंज है ना, जिसमें हाइट्स होती हैं 6.0 होती है, 5.1 होती है, इस तरीके से भी रेंज में अकर करती हैं। तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं कि मतलब वो जीन तो वही है, टॉल होने का जीन नहीं है, हाइट का जीन है, लेकिन उसकी जो अलील है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक कहा जा रहा है। कैनलाइजेशन क्या होता है, फिनोटिपिक सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेट्स विथ जीनोटिपिक वेरिएबिलिटी, ठीक है, मतलब जब जीन में वेरिएबिलिटी होगी लेकिन दिखने में चीज़ सेम होगी। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन, जैसे कि हमें पता है कि वेरिएबल होना ज़रूरी है, अगर म्यूटेशन ना हो तो कोई भी तरह का इवोल्यूशन या फिर जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, तो आपका जवाब होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन जीन, ठीक है, किसी भी आकस्मिक चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहली फोर्स क्या पता चली कि म्यूटेशन की वजह से जो है वो अकर करता है क्या, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में चेंज। जीन म्यूटेशन क्या करता है, मल्टीपल लोकाई पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जीन रिकॉम्बिनेंट एट द टाइम ऑफ मियोसिस एंड नॉन रैंडम फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट एट फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसकी वजह से जो है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो जीन में म्यूटेशन अगर हो जाएगा तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। सेकेंड है जब रिकॉम्बिनेशन होता है उस टाइम पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, ठीक है। थर्ड है चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ जीन, अगर किसी वजह से जीन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाए तो भी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अगर नंबर ऑफ जीन्स ही चेंज हो जाए तो भी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाए तो, अब क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है मतलब कि प्लॉइडी होती है,
तो भी आपका जो है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, और जीन फ्लो में अगर चेंज आता है तो भी आपकी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या करती है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमेशा सुपीरियर जीन को फेवर करेगी, और जो इन्फीरियर जीन होगा या डिसएडवांटेजियस जीन होगा उसको डिलीट कर देगी, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा ही है डार्विन की थ्योरी में कि जो हमेशा बेस्ट को ही सेलेक्ट किया जाता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीन होती है वही हमेशा सेलेक्ट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप जो है मतलब ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ये क्या करती है, ये पूरी पॉपुलेशन में से जो वीक वाली जीन होती है उसको एलिमिनेट कर देती है और स्ट्रॉन्ग वाली जीन को सेलेक्ट कर लेती है। तो इस तरह से ये किसमें मदद करती है? ये पॉपुलेशन को होमोजाइगस बनाने की तरफ काम करती है, पॉपुलेशन को होमोजाइगस बनाने के लिए काम करती है, ठीक है। और ऐसी पॉपुलेशन में क्या हो जाता है, कोई कोई हार्मफुल जीन्स कभी कभी रिटेन हो जाते हैं, मतलब कोई उस पूरी पॉपुलेशन में कोई एक ऐसी जीन है जो बहुत हार्मफुल है और वो पूरी जनरेशन से चलती ही चली आ रही है, ठीक है। अब जेनेटिक लोड क्या होता है? जेनेटिक लोड, जेनेटिक डेथ, ये सब टर्म्स आपने सुने होंगे तो आज इसे क्लियर कर लीजिए। जेनेटिक लोड क्या होता है? ऐसी डिसएडवांटेजियस जीन का प्रेजेंट होना पॉपुलेशन में जो कि हार्म कर रही है पॉपुलेशन को, जो कि मृत्यु का कारण बन रही है या बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन रही है। जब ऐसे जीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में आते हैं तो उसी को जेनेटिक लोड कहा जाता है, ठीक है। अब जेनेटिक डेथ क्या है? फेलियर ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और डेथ बिफोर रिप्रोडक्शन। अब देखिए, रिप्रोडक्शन से पहले अगर मृत्यु हो रही है या फिर ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपका जिंदा रहना जो है जेनेटिक लेवल पे कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है, ठीक है। आपका जिंदा रहना सिर्फ जेनेटिक लेवल पे तभी इम्पॉर्टेंट है जब आप एक जो है मतलब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे पा रहे हैं। अगर आपकी मृत्यु उससे पहले हो जाती है रिप्रोडक्टिव एज के तो भी आप किसी काम के नहीं है जेनेटिक लेवल पे, और अगर आपके ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं आप तो भी आप किसी काम के नहीं हैं जेनेटिक लेवल पे, ठीक है। अब सेकेंड फैक्टर देखते हैं क्या है, जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होता है? द इमाइग्रेशन ऑफ जोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन एड्स न्यू अलील्स टू द जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन एंड दिस इज जीन फ्लो। मतलब देखिए, ध्यान से समझिए, आधी साइंस सिर्फ टर्मिनोलॉजी में है। जीन का फ्लो हो रहा है, जीन कहीं से फ्लो होके आ रही है, मतलब कि आपकी जो जोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, मतलब कहीं दूर पे कोई एक एरिया था जहाँ पे कुछ पॉपुलेशन थी, वो अगर यहाँ पे इमाइग्रेट कर रही है मतलब आ रही है तो वो अपने साथ अपने जीन को भी लेके आएगी, नए तरह के जीन्स को लेके आएगी। तो इसी को क्या कहा गया? जीन का फ्लो कहा गया। इट इज इफ इट कंटिन्यूज अनअपोज्ड it causes all such population to converge to have the same or average allele frequency। अब अगर आप कहीं एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे नई जगह से फ्रीक्वेंसी जीन की बढ़ाई जा रही है, किसी नए जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ की फ्रीक्वेंसी को वो डिस्टर्ब करेगा क्योंकि यहाँ पे इमाइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? प्रोसेस बाय विच बेस्ट अडॉप्टेड ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। मतलब जो सबसे बेस्ट अडाप्टेड है वहाँ के लिए वो इंक्रीज होंगे और जो लेस अडाप्टेड है उनकी फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी। और ये एक प्रिडिक्टेबल है, नॉन रैंडम प्रोसेस है, और सबसे पहले डार्विन ने इसके बारे में बताया था। नॉन रैंडम क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से कौन सी जीन जो है पॉजिटिव रहेगी, कौन सी जीन नेगेटिव रहेगी, तो इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पानी है, ठीक है, तो पानी में जो फिन की जीन है, मतलब जो उनके फिन्स हैं मछलियों के, उसके लिए जो जीन्स है वो हमेशा सेलेक्ट होगी क्योंकि पानी में रहने के लिए ये जीन इंपॉर्टेंट है। तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब मान लीजिए कोई फिन की जीन है और कोई लेग की जीन है, तो आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो लेग वाली जीन रहेगी वो लैंड एनवायरनमेंट के में सेलेक्ट होगी और जो फिन वाली जीन है वो वाटर एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है फिटनेस एंड सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे ऑपरेट करता है? दो तरीके से ऑपरेट करता है, ठीक है। बाय डिफरेंसेस इन सर्वाइवल अमंग जीनोटाइप्स या फिर बाय डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी। या तो सर्वाइव ही नहीं करने देगा या तो आपकी फर्टिलिटी को रोक देगा या फिर रिप्रोडक्शन पे हॉल्ट करेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेचुरल सिलेक्शन की है कि रिलेटिव नंबर ऑफ जीन्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड टू फ्यूचर जनरेशन। हमें क्या करना है? सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो जीन्स हैं, ठीक है, वो फ्यूचर जनरेशन में कौन सी जीन्स पहुंचाई जा रही हैं, कौन सी जीन्स जो है पहुंचाई जा रही हैं, और जो जीन्स फ्यूचर जनरेशन में पहुंचाई जा रही हैं वही जीन्स क्या हो रही हैं? आपकी सेलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन को फिटनेस के टर्म में मेज़र किया जाता है और सबसे
आसान तरीका है इंटरप्रेट करने का फिटनेस को, किससे? सर्वाइवरशिप से, ठीक है, कि कोई कितना अच्छा सर्वाइवर हो सकता है। वायबिलिटी टर्म आपने ज़रूर सुना होगा, वायबिलिटी देख लेते हैं। वायबिलिटी है कि वो प्रोबेबिलिटी है कि एक जीनोटाइप जो है वो फर्टिलाइजेशन से रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव करेगा। मतलब कि जैसे बेबी कोई पैदा हुआ और वो एक रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचेगा, मतलब जैसे एक दिन का बेबी है तो वो 20 साल तक का एडल्ट बनने के एज तक पहुंचेगा। तो जो जितना ज़्यादा वायबल होगा उसको उतनी ज़्यादा हम क्या कहेंगे कि हाई सर्वाइवल है और हाई फिटनेस है, ठीक है। वायबिलिटी मतलब यही चीज़ होती है। अब एब्सोल्यूट फिटनेस क्या है और रिलेटिव फिटनेस क्या है? तो एब्सोल्यूट फिटनेस क्या है? एब्सोल्यूट फिटनेस जो है वो आपकी फिटनेस ऑफ अदर जीनोटाइप से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब कि सिर्फ आपकी जो अपनी फिटनेस है, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, तो सपोज करिए ये आपकी फिटनेस है ए, ये आपकी एब्सोल्यूट फिटनेस हो गई, ठीक है। लेकिन अब कोई और भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी फिटनेस है बी, तो अब आपकी फिटनेस उसके फिटनेस के रिलेशन में क्या कर रही है? मतलब इन दोनों को कंपेयर करने पे आपकी फिटनेस क्या हो रही है? रिलेटिव टू अदर जीनोटाइप, तब उसको रिलेटिव फिटनेस कहेंगे। तो और एब्सोल्यूट फिटनेस में सिर्फ आपकी जो अपनी फिटनेस है वो मानी जाएगी। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 2 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 2 रुपये हैं, तो आपकी एब्सोल्यूट फिटनेस ये हुई 2 रुपया हुई। लेकिन अब अगर किसी के पास 10 रुपया है तो उसके रिलेटिव में आप क्या हो गए? गरीब हो गए। मान लीजिए किसी के पास 1 रुपया है तो उसके रिलेटिव में आप क्या हो गए? अमीर हो गए। इस तरीके से रिलेटिबिलिटी इसी को कहते हैं, कंपेरेबिलिटी है, ठीक है। अब रिलेटिव फिटनेस को आप W से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? सिलेक्शन कोएफिशिएंट। ये क्या है? ये क्वांटिटेटिव मेजर है रिलेटिव फिटनेस का एक जीनोटाइप से दूसरे जीनोटाइप तक, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? S से डिनोट करते हैं। S इज इक्वल टू 1 माइनस W, मतलब कि 1 माइनस रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो सिलेक्शन कोएफिशिएंट यही हो जाएगा। जब 1 से आप जो है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को माइनस कर देंगे, वो जो वैल्यू आएगी वही आपकी सिलेक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगी। अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए भी एक फार्मूला है जो कि है सेल्फ फ्रीक्वेंसी अपॉन अदर फ्रीक्वेंसी। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, और किसी और की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, तो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/2, ठीक है। ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मतलब AW हो जाएगा। और अगर इस पर्सन की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी हो तो BW हो जाएगी, तो ये 2/1 हो जाएगा। समझ गए? तो इस हिसाब से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? B वाले पर्सन की। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर एनी गिवन जीनोटाइप, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचुरल सिलेक्शन से नहीं, नेचुरल सिलेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, मेरी थोड़ा सा मिस्टेक है। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल सिलेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा चांस होगा कि वो नेचुरली सेलेक्टेड होगी, मतलब वो स्पीशीज़ आगे बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड देखते हैं, जो सिलेक्शन कोएफिशिएंट है वो इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा सिलेक्शन कोएफिशिएंट होगा उतना ही कम चांस होगा कि वो सेलेक्ट होगा, या उतनी ही कम उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है? 1 माइनस W है ना। तो जितना जो है ये इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रेशर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर जीनोटाइप विल बी हाई। अगर जो है जितना ज़्यादा सिलेक्शन प्रेशर होगा उतना ही कम चांस होगा कि नेचुरल सिलेक्शन उसका होगा। सिलेक्शन प्रेशर से हम क्या समझते हैं कि मतलब उसकी जो है वीक जीन ज़्यादा है, अगर स्ट्रॉन्ग जीन रहेगी तो उसके ऊपर प्रेशर क्यों रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन अकर्स वेन एवर जीनोटाइप डिफर इन देयर रिलेटिव फिटनेस, ठीक है। जब भी 2 लोग एक दूसरे से आगे या पीछे होंगे तो जो आगे वाला होगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। Selection operates directly on phenotype because phenotypic variation among organism influences the relative probability of survival and reproduction, ठीक है। तो सिलेक्शन जो है डायरेक्टली फिनोटाइप प्रकार करता है कि कौन ज़्यादा तंदुरुस्त है वो सेलेक्ट हो जाएगा, जो वीक रहेगा उसको हटा दिया जाएगा पॉपुलेशन से। और ये फिनोटाइप किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जीनोटाइप की, जैसा कि हमने जेनेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब सिलेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ कहना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं।
किसी भी तरह के नोट्स के लिए, बुक के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत कुछ है, तो चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।